बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स का सही है मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे सेकेंड ईयर मैथ के लिए। 25 MCQs हैं, 50 मार्क्स की हैं और इसके बाद में सीक्वेंस से 2019, 18, 17, 16 पीछे जितने भी पेपर्स होंगे वो सब अपलोड कर दूंगा इसकी MCQs। तो बहुत उम्मीद है कि हमारी अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। फिर आप अपने मैसेजेस के ज़रिए मुझसे पूछते रहिएगा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूरी वीडियो देखिएगा। पहली MCQ जो लगी है मॉडल पेपर में वो लिमिट की लगी हुई है और दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 2x² - 4x - 2। तो पहला तरीक़ेकार तो लिमिट का यही होता है कि जो लिमिट दी हुई है पुट कर दो, पुट करने पर अगर कोई आंसर आ जाए तो वो टिक कर देंगे, सही है। और अगर वो आंसर 0/0 फॉर्म बन जाए या ∞/∞, तो फिर या तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए या फिर आप डेल हॉस्पिटल रूल लगा कर ना आप उस लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेल हॉस्पिटल रूल भी आपको बता दूंगा कि कैसे लगाएंगे। फिलहाल तो ये सिंपल क्वेश्चन था, जैसे हमने 2 यहाँ अप्लाई करा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 और 2 - 2 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई थी, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी, इसलिए अब हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। और सॉल्यूशन क्या है, मैंने ऊपर फैक्टराइजेशन कर दी। अब वो फैक्टराइजेशन क्या हुई कि x² - 4 पर a² - b² का फार्मूला लगाया तो ये हो गया x + 2 x - 2 और नीचे कौन है x - 2 और ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो गए तो मेरे पास बचा x + 2। अब मैं ये x की वैल्यू 2 है वो यहाँ पुट कर दूंगा तो 2 + 2 आंसर आ जाएगा 4। इस तरह ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4 थर्ड ऑप्शन में। फिर दूसरी MCQ लगी हुई है f(x) = x² है, देन f'2 मालूम करना है। नहीं, मेरे ख्याल से खाली f2 मालूम करना है। तो भाई इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 रखेंगे तो राइट पे जहां जहां x है वहां पे भी 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आंसर 4 आ जाएगा। अगर ये f'2 मालूम करता तो पहले से डिफरेंशिएट करते और डिफरेंशिएट के बाद जो वैल्यूज आती है x की जो यहाँ दी गई वो सब में रख देते तो आंसर निकाल लेते। इस दफा डायरेक्ट है 4। फिर तीसरा क्वेश्चन भी लिमिट का लगा हुआ है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x = डैश है, तो इसका आंसर है एक्सपोनेंशियल e के बराबर है। उसका फार्मूला मैंने यहां लिख दिया है, ये है। इतने फार्मूले को देखें तो लिमिट अगर वेरिएबल की लिमिट ±∞ हो और ये 1 + ट्राइंगल ओवर बॉक्स की पावर बॉक्स हो तो इसका आंसर होता है e की पावर ट्राइंगल, ये लिखा हुआ है। और आपके और हमारे दरमियान ये बात तय है कि हम लोग बॉक्स में वेरिएबल रखेंगे और ट्राइंगल में कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर मैं यहां पर x डाल दूं, ये वेरिएबल हो गया, यहां x डाल दूं तो ये भी x होगा। अब इधर आंसर में आइए, सही ना, ये e की पावर ट्राइंगल है, इस वक्त ट्राइंगल में कौन है 1, तो ये आंसर हो गया e की पावर 1 और 1 लिखना जरूरी नहीं है तो इसका आंसर ही है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि फर्ज किया यहां पर 2 होता तो ये आंसर आ जाता है यहां पे 2। अगर यहां पर a होता तो यहां पर e की पावर a आ जाता। ये चीज इसके इक्वल है और इसके लिए इसने लिखा है कि आगे पेपर में MCQs आएंगी तो ये फार्मूला ये चीज भी इसके इक्वल होती है। इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर आपका 1 वेरिएबल है और पावर वेरिएबल कैसी है, आपने समझ में आई, इसको ऊपर कर दिया और इसके नीचे जो 1 था पावर के नीचे, सही है ना, उसे पलट दिया, यानी इसे भी पलट दिया और इसे भी पलट दिया। तो इसका वेरिएबल ऊपर ले गए और इसके नीचे जो 1 था ये 1 वेरिएबल कर दिया, ये रहा। गौर से देखें तो ये भी एक्सपोनेंशियल की पावर ट्राइंगल के इक्वल होता है, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि लिमिट जो है वो क्या हो वेरिएबल की टेंस टू 0। यानी ये दो फार्मूले थे अलग अलग जो मैंने इक्वल करके है ना कंबाइन करके लिख दिए इक्वल के साइन की वजह।
अगर ऐसे हो लिमिट बॉक्स टेंस टू 0 और 1 प्लस ट्राइंगल, ट्राइंगल में याद रखिएगा कांस्टेंट है, बॉक्स की पावर 1 ओवर बॉक्स हो तो इसे भी लिखते हैं ई की पावर ट्राइंगल। यानी अगर यहां पर x होता और यहां 1 होता तो ये तो खाली 1 प्लस एक्स रह जाता, और ये भी x होता तो ये आंसर क्या हो जाता, खाली e की, है ना, e की पावर 1 के बराबर हो जाता, यानी e के इक्वल हो जाता। ये दो फार्मूले याद रखने होंगे, दोनों में से बहुत चांस है कि एक एमसीक्यू। इसमें लिमिट होती है प्लस माइनस इंफिनिटी और ये होता है 1 ओवर करके वेरिएबल या कांस्टेंट ओवर वेरिएबल, और पावर क्या होती है, डायरेक्ट होती है वेरिएबल की। यहां पे क्या होता है, वेरिएबल ऊपर चला जाता है और ये पलट देते हैं तो ये 1 ओवर वेरिएबल बन गया, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इस वक्त आंसर है ई। स्लोप ऑफ लाइन, चौथी एमसीक्यू में इसका स्लोप बताना है, तो स्लोप का एक फार्मूला तो ये है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये लिखा है फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस साइन वैसे ही रही, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है -5, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, आंसर है 3/5। और ये 3/5 ऑप्शन नंबर 4 में दिया, चौथे ऑप्शन में ऐसा आंसर दिया। एक ये है कि आप इस इक्वेशन को लाइन की डिफरेंशिएट कर दें तो उससे भी स्लोप आ जाता है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा और -5 का डेरिवेटिव -5 dy ओवर dx आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो फिर मैं क्या करूंगा कि ये मैंने राइट पर फेंक दिया तो 5 dy ओवर dx हो गया। अब dy ओवर dx को स्लोप कहते हैं, 5 नीचे चला जाएगा तो dy बाई dx यानी स्लोप, और 5 नीचे फेंक दें तो 3/5। यहां मैंने लिख दिया dy बाई dx को m, ये स्लोप कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है, में कहा गया है जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। पहली इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी लाइन की इक्वेशन है लेकिन जनरल फॉर्म नहीं है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। सेकंड लिखा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन जनरल इक्वेशन नहीं है लाइन की। फिर तीसरे लिखी है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, साइड में आपके क्वेश्चन चलता रहेगा। तो ये भी लाइन की इक्वेशन है लेकिन स्लोप पॉइंट फॉर्म है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ये एमसीक्यू नंबर 5 है, वो होती है ax प्लस by प्लस c। और लाइन को आपको पता है किसे कहते हैं, 2 वेरिएबल 1 डिग्री इक्वेशन होगी ना तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। एमसीक्यू नंबर 6 है, कहा जा रहा है दी पॉइंट x1, y1 लाइज बिलो द लाइन ax प्लस by लिख दिया है प्लस c इक्वल टू 0, लेकिन वो असल में y1 है, यानी ये लिखा है बुनियादी तौर पे 6 में। कह रहे एक लाइन है उसकी जनरल फॉर्म दी हुई है by1 ax1 by1 प्लस c इक्वल टू 0। अब एक पॉइंट सही है ना, बिलो दी लाइन होगा तो ये पूरी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। अगर अबव दी लाइन होगा तो ये पूरी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ऑन दी लाइन होगा तो ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बिलो दी लाइन है, अभी यही पूछा है शायद जी, बिलो दी लाइन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 में आंसर है ये। यही सवाल चेंज होने में देर नहीं लगेगी, सही ना। अबव दी लाइन पूछ लेगा तो फिर ये आंसर आ जाएगा।
और अगर ऑन द लाइन पूछ लेगा तो ये आंसर आ जाएगा। चेंज होने में देर नहीं लगेगी। तीनों ऑप्शन दिए हुए उसने, इक्वल टू जीरो वाला भी दिया है, ग्रेटर देन जीरो भी दिया, लेस देन जीरो भी। ऑप्शन 2 आंसर है इस वक्त। एमसीक्यू नंबर 7 है, आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आर। आल्टीट्यूड्स कई एक ट्राइंगल के 3 आल्टीट्यूड्स हैं, वो आपस में क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। क्या होते हैं? एमसीक्यू नंबर 7 है, सेम पॉइंट से पास हो रहे होते हैं। आप जानते होंगे कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? जो सेम पॉइंट से पास हो रही हो। तो एक ट्राइंगल के जो अल्टीट्यूड होते हैं वो सेम पॉइंट से पास हो रहे होते हैं और उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। हो सकता है ये एमसीक्यू चेंज होकर अब ये पूछे। तो इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। और इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या कहलाता है? इन सेंटर। और इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। सही है। और इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। ये पास पेपर देखेंगे ना तो चारों की ऊपर डेफिनेशन आती है, अमूमन ये चारों नाम होते हैं और कोई एक एमसीक्यूज तकरीबन हर ईयर में लगती है। लास्ट पास है ना, लास्ट 10 ईयर के पेपर अगर आप चेक कर लें तो इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड क्या कहलाएगा आपके पास? ऑर्थो सेंटर। और सही ना, ये कॉन्करेंट होता है। एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ जाएंगे हम लोग। कह रहा है इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। एक लाइन दे दी है, उसका इंटरसेप्ट पूछा है, वो है 3x - 2y -6 = 0। इसका सही है ना। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन पूछा है, यानी x इंटरसेप्ट भी बताना है, y इंटरसेप्ट भी। तो आपको पता है x इंटरसेप्ट क्या होता है? x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? पुट y 0। अगर जो गिवन लाइन दी गई है आपको उसमें y की जगह 0 पुट कर ले और फिर x की वैल्यू को अलहदा कर ले तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो जैसे ही आपने इसमें y 0 पुट करा तो ये खत्म हो गया, तो 3x - 6 बचा। और ये 3x - 6 इधर जाके 6 और 3 नीचे आके डिवाइड हुआ तो आंसर आ गया 2। तो x इंटरसेप्ट है 2। अब मैंने ऑप्शन देखे तो दो ऑप्शन में पहला इंटरसेप्ट 2 दिया हुआ है, चौथे में और दूसरे में, तो मुझे y इंटरसेप्ट भी निकालना पड़ेगा। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? पुट x = 0। इसमें x की जगह पे 0 रखना पड़ेगा। तो यहां आपने 0 रखा तो ये खत्म हो गया। तो मैंने कहा ये -2y - 6 = 0 है। -2y उधर शिफ्ट कर गया तो +2y और y क्या आ गया? -6/2। 2 इधर आके डिवाइड तो 3 -3। तो y इंटरसेप्ट -3 आ गया। तो इंटरसेप्ट कौन है? 2 और -3 है ना, आंसर है। तो इन्होंने सेकंड ऑप्शन में दिया है 2 और -3। और ये इंटरसेप्ट की उमूमन एमसीक्यूज लगेगी। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, नाइन्थ एमसीक्यूज में पूछ रहा है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन है x = y, इसका इंक्लिनेशन क्या है? इंक्लिनेशन का मतलब है उसका एंगल क्या है। अगर x और y बराबर हो तो हमेशा एंगल 45 होता है। अगर एक क्वाड्रेंट है आपके पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप 45 पे बनाएंगे ना तो यहां पर इस पॉइंट, अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू सेम आएगी, इस पॉइंट पर भी x और y की वैल्यू सेम आएगी, इस पॉइंट पे भी x और y की वैल्यू सेम आएगी। और x एक्सिस का मतलब क्या है? cos थीटा। और y एक्सिस का मतलब क्या है? sin थीटा। और cos और sin की वैल्यू कहां बराबर होती है? 45 पर। तो याद रखिएगा कि इसने ऑप्शन में दिए हुए थे 0, 45, 180 और 90। तो ऑप्शन बी में आंसर है 45। जब भी x और y की वैल्यू इक्वल होगी, ये इक्वल x और y बराबर होंगे, हमेशा एंगल 45 होगा। और वाइस वर्सा भी है, अगर एंगल 45 होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 होगी तो x और y की वैल्यू बराबर होगी। दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वल होती है।
एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। 5.3 एक्सरसाइज लगी है, कह रहा है एक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल टू ए। तो आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब रखता है फंक्शन और मिनिमम वैल्यू कब रखता है, दोनों को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव जो है फंक्शन का, जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, यानी नेगेटिव। और मिनिमम वैल्यू के लिए, क्योंकि थोड़ी ही देर लगेगी पलटने में सवाल को, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो मिनिमम वैल्यू और डबल डेरिवेटिव। और यहां पर उन्होंने जो पॉइंट लिया है वो क्या लिया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है, वो है ए। तो उन्होंने सवाल में ये कहा इन्होंने जनाब के अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स की जगह मैंने ए रख दिया, तो आंसर क्या होगा, इस दफा मैक्सिमम वैल्यू है तो ये वाला ऑप्शन है। अगर वो मिनिमम वैल्यू कहता तो ये वाला ऑप्शन था, और ये ऑप्शन भी उसने गिवन दिया है 2 के अंदर। तो थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आंसर पेपर में चेंज हो सकता है। 11 MCQs है, डेरिवेटिव ऑफ 2 ये पूछा है 11 MCQ में, डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव पूछा है, यहां लिख देते। आपको पता है ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो आपको पता है ln लेके आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि पावर को नीचे उतारना जरूरी है। अगर ये वाली सिचुएशन हो कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो आपको पता है पहले टेकिंग ln लेते हैं बोथ साइड और फिर संयुग्मों से डिफरेंशिएट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। एक इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आपके पास कि डायरेक्ट इसको कैसे कर जाएंगे, उसे भी माइंड में रखना होता है। तो वो मैं यहाँ बुक में लिखा है, आपको पता है डेरिवेटिव के अंदर एक फार्मूला, बुक के अंदर अगर आप जाके देखेंगे शायद 4.1 से पहले पेज नंबर 59 पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इस तरह करके लिखा होगा कि y की पावर है, मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, a की पावर ट्राइंगल इनटू x। सही, ये आपके पास अगर एक फंक्शन दिया हुआ है तो क्या होगा इसका आंसर, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, वो ये जो क्वेश्चन है वो तो एज इट इज रहेगा, ये कांस्टेंट होगा ट्राइंगल के अंदर, ये याद रखिएगा। और ln इंटू ट्राइंगल और इसकी जो बेस है, सही है ना, वो मल्टीप्लाइड। इस वक्त फंक्शन किसके बराबर है, y बराबर है 2 की पावर x। इसको ध्यान में रखिएगा, अगर y बराबर है, ये a हमने कांस्टेंट लिया है, यहां पर ये भी कांस्टेंट है और यहां पर कोई कोफिशिएंट है, कोई नंबर है 2, 3, 4 जो भी हो, तो इसका समझ में डायरेक्ट हम कैसे कह सकते हैं, जब भी इसका डिफरेंशिएट लेना हो यानी y डैश लेना हो, अगर ये फंक्शन सही है ना f ऑफ x है जैसे, तो f डैश x लेना हो, जो भी पूछ ले, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया वो तो एज इट इज लिख दें हम, और बराबर में क्या करें, सही है ना, ln के साथ यहां जो भी नंबर है वो यहां रख दें और a वैसे लिख दें। अब मैंने क्या करा, जब इस सवाल पर मैंने इसको अप्लाई करा, तो ये मेरे पास क्या था, y बराबर है 2 की पावर 2x, तो मैंने इसका y डैश क्या लिखा, बिल्कुल स्विच बंद करा यूं कर और 2 की पावर 2x एज इट इज लिख दिया। सही है, और ln, अब इस वक्त ट्राइंगल में यहां पर कौन आ गया है, 2, तो मैंने 2 यहां लिखा, और a क्या है, वो भी 2 है, a क्या है, वो भी 2 है, तो मैंने लिखा 2 की पावर 2x और ln 4। ये आंसर है 2 की पावर 2x ln 4। जब मैंने ये ऑप्शन देखे
तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आंसर ये है। फिर क्या करेंगे, ये 2 और 2x को ये स्क्वायर कर दिया और ये x कर दिया, ln4। अब 2 का स्क्वायर के ये पावर पे पावर दोबारा मल्टीप्लाइड होगी तो 2 की पावर 2x बन जाएगा, सही है ना। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 की पावर x ln4। और जब मैंने ये ऑप्शन देखा तो ऑप्शन सी में ऐसा मौजूद था, होना ये चाहिए था, लेकिन फर्दर उसने सॉल्व करवाकर ये आंसर दिया। अब है एमसीक्यू नंबर 12। 12 में कहा गया है साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा है, ये लिखा d/dx साइन स्क्वायर x। तो हाई डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, एक पावर कम कर देंगे साइन x, 2 - 1 1, फिर अंडर पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है। यानी पहले तो लगा दिया हमने ये जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे थे वो, अब इस पर जब हमने ऑपरेटर यूज करा तो साइन x का डेरिवेटिव क्या है cos x और dx/dx, ये कैंसिल। ये ऐसे ही बस करके दिखा दिया कि कुछ लोग समझ जाए, वैसे आपको आता होगा तो डायरेक्टली कर सकते थे। 2 1 जा 2, एक पावर कम हुई साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये आंसर है। अब मैंने ऑप्शन में देखा, फिर वही हरकत करी, ऐसा कोई आंसर वहां नहीं दिया, तो इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला लगा दिया, sin 2x का फार्मूला है ये, 2 sin x cos x इसका फार्मूला है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो sin 2x का है, तो ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन बी में sin 2x आंसर है। एमसीक्यू नंबर 13 है, 13 है, ये मैंने मिटा दिया और 13 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहां बराबर में आपको एमसीक्यूज लिखी हुई मिल जाएगी। 13 एमसीक्यूज में कहा है डेरिवेटिव बताना है f ऑफ x है और e की पावर ln x है, और वैल्यू बतानी है देन f'2 बतानी है, ये है। तो आपको पता है e टू द पावर बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है e टू द पावर बॉक्स और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, और जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, फर्ज किया अगर आप x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x नीचे आ जाएगा। तो इस वक्त e टू द पावर बॉक्स में कौन है ln x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा e टू द पावर बॉक्स, यानी यही आंसर होगा ln x। और ln x का डेरिवेटिव बॉक्स का डेरिवेटिव बराबर में लेना है, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, d लगा दिया इसके साथ, और जिसके रिस्पेक्ट से करा वो ये। अब ऑपरेटर यूज करिए इस पर फर्दर, तो ln बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ln बॉक्स का डेरिवेटिव होता है 1/बॉक्स और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, और जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं आप वो नीचे आ जाएगा, अगर x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x नीचे आ जाएगा। तो ये बॉक्स में कौन है x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स तो x का डेरिवेटिव dx, जिसके रिस्पेक्ट से करा वो नीचे, ये कैंसिल आउट। आंसर है ये वाला e टू द पावर ln x 1/x, और ये जो आपने निकाला है डेरिवेटिव वो था f'(x), f ऑफ x ये था, f' निकालना, ये सारा f'(x) निकाला। वो कह रहा है f'2 बताओ, तो जहां जहां क्या है, यहां पर x की जगह 2 है, तो राइट पे जहां जहां x है वहां 2 रख दें, तो e की पावर ln2 और 1/2, ये आंसर है। अब जब मैंने क्या करा, पूरी तवज्जो के साथ देखेंगे, तो मैंने 13 के जब आंसर को चेक करा तो e की पावर ln2 1/2 कहीं नहीं मिला मुझे। तो फिर याद रखिएगा ये जो e की पावर ln2 है, e की पावर ln2 है, ये 2 के बराबर है, 2 और बराबर में कौन है 1/2, कट गया तो आंसर 1, तो इसका ऑप्शन है 1। और ये याद रख लीजिएगा, यहां पर फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ये जो e की पावर ln, सही है ना, ट्राइंगल है, ये कांस्टेंट है, इसमें जो भी हो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, इसका आंसर खाली ट्राइंगल होता है।
तो इस दफा e की पावर ln और ट्राइंगल में कौन आ गया था 2, तो इसका आंसर क्या था 2। अगर यहाँ 3 होता तो आंसर 3, यहाँ 4 होता तो आंसर 4, यहाँ 5 होता तो आंसर 5, यहाँ 6 होता तो आंसर 6। तो इस दफा कौन था e टू द पावर ln 2 का आंसर क्या था 2, और ये 2 से 2 कैंसिल तो 1। ऑप्शन में 1, सेकंड ऑप्शन में दिया 1 आंसर है इसका। ये बहुत अच्छी एमसीक्यूज बनाई गई है, इससे पता चल रहा है कि एमसीक्यूज पे जान मारनी पड़ेगी ठीक ठाक। 14 एमसीक्यूज है ln x dx। आपको पता है ln x है तो लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रल नहीं होता तो u इंटू वी लगेगा, और u इंटू वी का फार्मूला क्या है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, u इंटू वी क्या होता है, u एज इट इज, v का इंटीग्रल माइनस फादर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u डॉटर इंटीग्रल ऑफ v। और आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रल नहीं होता तो हमेशा u लिया जाता है इसको। तो ये हो गया ln x, सही है, v ये हो गया, माइनस u का डेरिवेटिव, तो ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, इसका ऑपरेटर dx, और डॉटर इंटीग्रल ये dx। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा। हाँ, आपने सॉल्व कर लिया फिर भले आप आंसर याद करके चले जाइएगा, तो फिर वहां अगर आ जाए तो डायरेक्ट ये हो गया ln x dx का इंटीग्रल x, और ये हो गया फादर इंटीग्रल 1 ओवर x ऐसे इस dx का इंटीग्रल x, और ये वाला dx यहां ये कैंसिल आउट। अब ये हो गया ln x डॉट x, और ये बचा आपके पास dx, और ये हो गया x को मैंने शुरू में लिख दिया ln x ये रहा, और dx x हो गया प्लस c। ये आंसर है x ln x माइनस x प्लस c, और ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है c में। और ये किसका इंटीग्रल है, अब आप इसके लेफ्ट पे ये डायरेक्ट लिखकर याद भी कर सकते हैं। अगर आपको ln x इंटीग्रेट करने को आ जाए तो डायरेक्ट x ln x माइनस x प्लस c। अच्छा, फिर अब हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 15, और उसमें 2x प्लस 3 की पावर माइनस 1 इंटू dx ये दिया हुआ है। अब लोग इस पे फर्स्ट रूल पे चले जाते हैं, ये फर्स्ट रूल से नहीं होगा, ये इंडेक्स रूल से सॉल्व नहीं होगा, ये क्वोशिएंट रूल से सॉल्व होगा। कैसे, अगर मैंने पावर छुपाई तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2dx, 3 का 0, तो dx मौजूद है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो बराबर में डेरिवेटिव मिल गया, मैंने फर्स्ट रूल लगाया। जब मैंने फर्स्ट रूल लगाया तो -1 प्लस 1 क्या हो गया 0, और ऐड हुई पावर से नीचे भी डिवाइड करा तो 0, तो रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी हो जाएगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, असल में पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसके कान खींचे जाएंगे, ये पूरा ऊपर से नीचे ले आए, -1 था नीचे आके +1 हो गई। अब आप इसको क्या है, अगर किसी फंक्शन का क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, यही है ना, किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मौजूद हो तो फंक्शन के साथ ln लगा देते। अब 2x का डेरिवेटिव 2dx प्लस 3 का 0, तो 2 की कमी है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराई, आपके सामने है, और 2 से बाहर डिवाइड कर दिया। अब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर है तो मैंने इस पर सही ना ये लगा दिया 1/2, वो वैसे ही है, और इसके साथ ln लगे प्लस c, ये आंसर है। अब मैंने इस एमसीक्यू नंबर क्या थी इसकी थी 15। अब जब मैंने इसके ऑप्शन देखना शुरू करे तो एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो फिर मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी 2x प्लस 3, और ये पावर इसकी हाफ हो गई प्लस 3, और हाफ का मतलब क्या है अंडर रूट, तो 2x प्लस 3 प्लस c,
तो जब मैंने ऐसा देखा तो ऑप्शन 2 सेकंड ऑप्शन के अंदर ln 2x प्लस 3 प्लस सी था, यह आंसर है। यानी लॉग की प्रॉपर्टी भी लगानी है इंटीग्रेट करने के बाद। एमसीक्यू नंबर 16 में कह रहा है 1/cot x इंटू डी एक्स। तो आपको पता है 1/cot tan होता है और tan का इंटीग्रल होता है ln sec, ये तो फार्मूला है डायरेक्ट, तो दिया हुआ था ln sec x प्लस सी, ऑप्शन नंबर 2। और ये एमसीक्यू नंबर थी मेरे पास 16। एमसीक्यू नंबर 17 है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, उसका इंटीग्रल पूछ लिया है। ये लिखा है dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको पता है साइन, ये यहां पे नहीं, ये लिखा क्वेश्चन है। आपको पता है साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। तो इस पूरे का इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा। अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, वापस ही होगा। अगर एक फंक्शन पे दोनों ऑपरेटर यूज कर दिए जाएं तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डीएक्स, और डीएक्स का इंटीग्रल क्या होता है, वापस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, वापस साइन एक्स। ln एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x और इंटू dx। तो 1/x इंटू dx का इंटीग्रल क्या होता है, वापस ln x। इसीलिए इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था, पहले ही ऑप्शन है, ये आंसर है। और ये एमसीक्यू नंबर थी 17। अब हम 18 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल दी है हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सर्किल दी हुई है, ये सही ना, जिसका सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्किल बतानी है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो। तो आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और इसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर होता है सर्किल का -g -f। अगर कहेगा सेंटर एट एक्स एक्सिस, अगर सेंटर एट एक्स एक्सिस कहेगा तो ये जो y वाली टर्म है ना, ये गायब हो जाएगी, इसको छुपा देंगे, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। ये सेंटर एट एक्स एक्सिस, लेकिन उसने कहा सेंटर एट वाई एक्सिस। जब सेंटर एट वाई एक्सिस कहेगा तो एक्स वाली जो टर्म है ना, ये छुपा देंगे। तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस वक्त आंसर क्या है, इसमें पूछा था जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो। तो एक ही ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर y गायब है, ये गायब है, और वो ये रही, ये ऑप्शन नंबर 2 में इस वक्त ये आंसर। अब पेपर में चेंज होने में देर नहीं लगेगी। अगर वो कहेगा सेंटर एट वाई एक्सिस तो फिर ये आंसर होगा ऑप्शन ए में, ये दिया हुआ है, तो इसको चेंज होने में देर नहीं लगेगी। अगर कोई भी सर्किल की इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, ये भी आगे जाकर दी है उसने, इसमें पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। अगर कोई सर्किल पास हो रहा हो ओरिजिन से तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, तो ये सी हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.1 का पहले ही पार्ट है। और इत्तेफाक से ऐसा है कि ये हम 18 कर रहे थे और 19 में यही पूछ लिया।
19 में कहता है द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज, तो मुझे ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, तो वो ऑप्शन, पहले ऑप्शन में +2 दिया हुआ है वो कांस्टेंट टर्म है, सेकंड ऑप्शन में +1 दिया हुआ है वो कांस्टेंट टर्म रखता है, थर्ड ऑप्शन में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो सी ऑप्शन है इसका आंसर, x² + y² + 5x - 2y, सब में वेरिएबल है और इक्वल टू 0 दिया है, तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। शुरू की दोनों में कांस्टेंट टर्म दी, तो ऑप्शन सी आंसर है 19 का, और चौथे में भी कांस्टेंट वैल्यूज है। अच्छा, द कोसेंट्रिक सर्किल हैव द सेम, 22 एमसीक्यूज है, कह रहे कोसेंट्रिक सर्किल हैव द सेम, जाहिर है सेम सेंटर, कोसेंट्रिक सर्किल पूछ रहा है, हामिद का नाम क्या था, हामिद, कोसेंट्रिक सर्किल ऐसे सर्किल जिनका सेंटर एक ही हो, तो आंसर है सेंटर, इस तरह के सर्किल जिनका सबका सेंटर एक ही हो, वो कोसेंट्रिक सर्किल कहलाता है। ये अब 21 एमसीक्यू करेंगे हम। एमसीक्यू नंबर 21 है और कह रहे हैं द लेंथ ऑफ ए लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक पैराबोला है जिसके वर्टेक्स ओरिजिन पर है और फोकस के कोऑर्डिनेट दिए में, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, जब वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, और फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए वो 3 0 है, और फोकस के कोऑर्डिनेट ये बात मेंशन कर रहे हैं कि पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस है। क्या है पैराबोला अलोंग, इस क्वेश्चन में जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होगी 4ax, और आपको पता है लेटस रेक्टम जो होता है, सही है, लेटस रेक्टम LL' होता है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होता है, LL' से आप शो करते हैं, बराबर होता है 4a और कभी नेगेटिव नहीं होता, और यहां पर ये जो दिया है फोकस के कोऑर्डिनेट a दे दिया है 3, तो आपके पास 4 ये रहा और a दिया हुआ है 3, मॉड में लिखते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आंसर 12। आपको ये जो वैल्यू है ना, ये लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला कहलाती है, 4 है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगी ये, तो हमें पहले से ही पता था फार्मूला 4 है और a यहां पर गिवन है। अगर ये पैराबोला अलोंग y एक्सिस होता तो फिर पैराबोला की इक्वेशन ये हो जाती, x² = 4ay, फिर भी लेटस रेक्टम यही रहता, सही ना, लेकिन ये कैसे पता चलता कि ये वाली इक्वेशन है, अगर ये कोऑर्डिनेट 0 3 दे देता, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग y एक्सिस हो जाता, पैराबोला अलोंग x एक्सिस हो या अलोंग y एक्सिस हो, लेटस रेक्टम उसका 4a ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, ये जो 21 हम कर रहे थे इसका ऑप्शन नंबर 4 था 12 यूनिट। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 22 है और कहता है सेमी एक्सिस ऑफ एन एलिप्स आर 4 यूनिट एंड 3 यूनिट, इट्स इसेंट्रिसिटी इज, कह रहा है कि सेमी एक्सिस दे दिए किसके, एलिप्स के, 4 और 3 है, और उसकी सेंट्रिसिटी बतानी है, और पहला ऑप्शन दिया है 7/4, दूसरा ऑप्शन दिया है √17/4, और तीसरा ऑप्शन दिया है 21/4, और चौथा ऑप्शन दिया है 27/4, √27। इसका आंसर है ये कोई भी ना पढ़े लिखो की तरीके से नहीं निकालेगा इसको सॉल्व कर कर, ये डायरेक्ट आंसर ये, क्यों, इसेंट्रिसिटी पैराबोला की 1 होती है, फॉर पैराबोला इसेंट्रिसिटी क्या होती है 1, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ये एमसीक्यूज भी
तकरीबन हर साल आई है पास पेपर में। तो ये क्या है, हाइपरबोला। सॉल्व तो तब करूं ना जब कंफ्यूजन हो, सही ना। ये वाहिद आंसर है जिसमें एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 थी। 7/4 1 से कम नहीं, 1 से बढ़कर आएगा, सॉरी √7 है, 7/7 है, √7 है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई। √7/4 1 से कम आएगा, तो इसेंट्रिसिटी क्या है इसकी, लेस देन 1। ये वाहिद है जिसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, क्योंकि √17 16 होता तो 4 होता, इसका √17 है तो ये 4 से बड़ा है और नीचे 4 है, तो इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है। ये 21 है, ये तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसकी वैल्यू भी इसेंट्रिसिटी की 1 से बड़ी है, और इसकी वैल्यू भी इसेंट्रिसिटी की 1 से बड़ी है। ये वाहिद है जिसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है। आ गई बात समझ में। तो ये कैलकुलेशन के बगैर ये ऐसे डॉज दिया है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं फिर वो निकालने शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि इसने ए दिया हुआ है 4 और बी दिया हुआ है 3, सेमी मेजर और माइनर एक्सिस दिए हैं एलिप्स के, सही है। और आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है C/A। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी या हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी C/A से निकाल। अब ए तो दिया हुआ है, सी हमें मालूम करना है, तो फार्मूला होता है C² बराबर होता है A² - B²। अब आप देखिए C² किसके बराबर, A² कितना है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 7, C² 7 आ गया। तो C कितना आ गया, √7, तो मैंने यहां पर रखा √7 और A कितना रखा 4, वो यहां जाकर मेजॉरिटी लोग ना इस फार्मूले को लगा के सॉल्व करते हैं, जबकि ये डायरेक्ट आंसर था। अब MCQs नंबर है 23, कह रहा है इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ए और बी बराबर होते हैं, ये आंसर है डायरेक्ट। 23 याद कर लीजिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सही है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल होता है, तो ए बराबर है बी के। और MCQ नंबर 24 है, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। अगर कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा 0। और लास्ट MCQ है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स I + J एंड J + K। वेक्टर की 2 MCQs आई हैं, आखिरी MCQs हम कर रहे हैं, सही है। और ये है I + J और J + K का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, तो कर दे मल्टीप्लाई। I को J से करा तो I क्रॉस J प्लस है ना, प्लस 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 I क्रॉस K प्लस 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 J क्रॉस J प्लस 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 J क्रॉस K। दो सेम यूनिट वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट या दो सेम यूनिट सेम वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ये तो हो गया 0। और इन तीनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दायरा बना लेंगे और एक ही डायरेक्शन में 3 एरो बना लेंगे। एक जगह I लिख देंगे, एक जगह J लिख देंगे, एक जगह K लिख देंगे। तो I क्रॉस J, तो I क्रॉस J सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आंसर होगा K, तो इसका आंसर आ गया K। I क्रॉस K, I क्रॉस K रिवर्स घूम रहा हूं, उल्टा घूम रहा हूं, तो I क्रॉस K का आंसर होगा -J। J क्रॉस K, तो J क्रॉस K सेम डायरेक्शन में घूम रहा हूं तो आंसर होगा I। अब इसको सॉल्व करके लिख दें तो आंसर आ जाएगा। और ये हमने सारी MCQs कर ली। अब मैं मजीद पेपर को ना अपलोड कर दूंगा जल्दी इंशाल्लाह। -J + I ये आंसर।
अरेंज करके लिख लें तो आई पहले माइनस जे प्लस के, और ऐसा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। थैंक यू, शुक्रिया। सही है, अब हम 2019 का पेपर करें।